नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। पिछले एकाध या 2-3 एपिसोड के संदेश के माध्यम से ये अपनी मैं व्यक्तिगत भावना को मैं व्यक्त कर चुका हूँ कि जब भी मैं इस तरह का संदेश मैंने वीडियो के माध्यम से देता हूँ तो उसमें जब ये मेरे मुख से ये उच्चारण होता है कि हमारे भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन या अपनी आदरणीय भारतीय अवाम और उसके लिए जो भारतीय अवाम ताकत दल की ख्वाहिश है कि भारतीयता आधारित ही जो है आपसी एकता, भाईचारा, सद्भाव, आपसी सहयोग, आपसी सम्मान, अखलाक मोहब्बत, प्रेम, व्यवहार, श्रद्धा, स्नेह सब कुछ जो है भारतीयता आधारित होने के लिए जो अपने भारतीय अवाम को के लिए जब जो है ये संबोधन होता है कि हमारे भारतीय भाई बहन, आप यकीन करें, आप विश्वास करें कि मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ, बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ और मैं समझता हूँ कि प्रत्येक भारतीय भाई बहन जब भी सार्वजनिक रूप से संबोधन करे या व्यक्तिगत रूप से भी जो व्यवहार करे आपस में, तो भारतीयता का एहसास होना चाहिए। यानी वो किसी के साथ सहयोग कर रहा है या कोई बात व्यवहार है, उसको ये लगना चाहिए कि ये अपना ही भारतीय भाई बहन है। ये कदम नहीं सोचना चाहिए कि वो कितने दूर का है, हम तो दिल्ली के हैं, वो तमिलनाडु का है, बिल्कुल नहीं, वो हमारा ही भारतीय भाई बहन है। और जो बिखराव को नकारते हुए जितने भी हमारे ये देशवासी हैं जिनको ये विघटनकारी ताकतें अलग अलग जातियों से वो संबोधित करती हैं और वो सिखाती हैं कि भाई आपकी पहचान जो है वो राष्ट्र के अनुसार नहीं है, बल्कि जो जातियां बनी थीं और जिन जातियों का जातिवाद वाला जहर इस देश को डस रहा है, वही आपकी पहचान है। ये राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दल जो कि वस्तुतः और वास्तव में विखंडनकारी और विघटनकारी ताकतें हैं, वो यही सिखाती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता दल का ये अर्ज है, ये उसे गुजारिश है
कि व्यक्तिगत रूप से भी जब भी आप व्यवहार करें तो इसका एहसास होना चाहिए कि आप उसको जो सेवा दे रहे हैं, जो उसको सहयोग दे रहे हैं या जो उसको सम्मान दे रहे हैं, ये मान कर कि ये हमारा अपना भारतीय भाई बहन है। वो हमारे देश के किसी भी भूभाग में रहता हो, अपना ही भारतीय भाई बहन है। ये बहुत आवश्यक है क्योंकि इसका बहुत अभाव है। ये विघटनकारी ताकतें जो हैं वो कई रूपों में, यानी जो हम नहीं कहते हैं कि उन्होंने ही बिखराव पैदा किया है, मैं कदाप नहीं कह रहा हूँ कि ये विघटनकारी ताकतों ने ही ये बिखराव पैदा किया है। बिखराव पहले से है, हम नहीं कहते, लेकिन ये विघटनकारी ताकतें उसी बिखराव को और बिगाड़ करके और चौड़ा करके और ख़राब करके और उसमें और नफरत का बीज बो करके भारतीय समाज को मैंने विखंडित करने का, तोड़ने का, मैंने इसी गतिविधि पर वोट हासिल करने का, सत्ता हासिल करने का, ये इनकी साजिश जो है इस समाज के लिए बहुत घातक है। ये समझने की आवश्यकता है। समाज को तोड़ने वाली ताकतें जो है स्टिकर बहुत बढ़िया बढ़िया लगाई हुई है। एक कहता है कि हम समाजवादी पार्टी हैं, तो उनके समाजवाद का खासकर उत्तर प्रदेश के लोगों ने देख लिया था। उनके समाजवाद का पर्याय ये है, सिनोनिम ये है, पर्याय ये है गुंडागर्दी। माने कुछ अपवाद को छोड़ दीजिए, मोटा मोटी गुंडागर्दी, माफिया राज, दादागिरी, वो भी यदि वो सत्ता में आ जाएं तो चरम सीमा पर। और अपने प्रतिद्वंदी को अपने प्रतिद्वंदी से अपना वो अदावत को सिद्ध करने के लिए, अदावत को माने वो निकालने के लिए जो स्थानीय रूप से पुलिस बल का जो पुलिस जो है सबकी सुरक्षा के लिए, सबकी मान प्रतिष्ठा इज्जत की रक्षा के लिए है, उसका इस्तेमाल करते हैं अपनी व्यक्तिगत यानी जो प्रतिद्वंदिता है, चाहे राजनीतिक हो चाहे जो भी हो, उसको साधने के लिए या वो अदावत उस अदावत को सिद्ध करने के लिए जो भी है। और भी चीजें हैं। इनके समाजवाद का अर्थ यह है, जो मुलायम सिंह और अखिलेश यादव का जो समाजवाद है, जैसा बताया गया है कि कुछ अपवाद को छोड़ करके पूरा गुंडा राज, माफिया राज, दादाओं का, और माने किसी की भी चीज़ पसंद आ जाए वो उसको वो अपना समझते हैं। और यही नहीं, शिकायतें तो ये भी आई हैं कि जो अखिलेश यादव की धर्मपत्नी हैं, वो डिम्पल यादव, सपा के जो कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारियों की यानी उनकी जो यानी अशिष्ट या गुंडे ही कर लीजिए के कारण यानी वो भी तंग आ चुके थे, इसकी भी शिकायतें। और इसी तरह की समस्या के कारण ही, क्योंकि इसी तरह के कुछ गुंडों के नमूने जो है जेएनपीसी में भी मिलते हैं, गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी काकस में भी। तो प्रियंका चतुर्वेदी वो कांग्रेसी थी, तो जीएनपीसी के ही कार्यकर्ताओं के द्वारा उसके साथ अशिष्ट व्यवहार के कारण ही है उस प्रियंका चतुर्वेदी को जीएनपीसी छोड़ना पड़ा। अब जो कि डिम्पल यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया की धर्मपत्नी है, तो उनके साथ मजबूरी है कि यदि उनके साथ इस तरह का अशिष्ट
मैंने व्यवहार मिला भी है अपने ही वो कार्यकर्ताओं के द्वारा, तो उनकी व्यवस्था है कि वो कहाँ जाएंगे। कहने का मतलब कि जिसमें इतने उच्च स्तर के नेता या नेत्री, खास करके जो महिला है, वो भी सपा के जो अशिष्ट है या गुंडे तत्वों से वो अपने को महफूज नहीं समझती हैं। तो बहुत आसानी से ये समझा जा सकता है कि समाजवाद के नाम पर, समाजवाद के मुखौटे के अंदर जो है, ये कितना घातक और कितना खतरनाक ये गिरोह है। तो वही हाल जो है ये बहुजन समाज का है। शायद बहुजन समाज का अब वो प्रभाव उतना घट गया है, लेकिन गुंडों की भरमार उसमें भी है। और जहाँ तक कि ये जो गुंडा तत्व है, थोड़ा थोड़ा अंश जो है हर एक पार्टियां जो पालती हैं, जेडीयू में भी है, बीजेपी में भी है, आरजेडी बिल्कुल जो है वो समाजवादी पार्टी की एक उससे भी भयंकर वो है। आरजेडी जो है जो चरित्र समाजवादी का है, उसी का और भयंकर रूप है आरजेडी, यानी गुंडा माफिया, धन उगाही और दादागिरी, रंगदारी, उसी का नाम है आरजेडी। और काफ़ी लोग तंग आकर के और उसकी कहानी बड़ी विचित्र है। उसी से तंग आकर के काफ़ी बिहार के लोग जो है, बिहार छोड़ करके बिहार के बाहर और काफ़ी दिल्ली में और प्रदेशों में अपनी जीविका चला रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं और अपना जो जीवन यापन कर रहे हैं, उसमें मुख्य कारण है कि वो आरजेडी या लालू की जो ब्रिगेड है, वो गुंडागर्दी, माफिया, रंगदारी, दादागिरी, धन उगाही, ये बिल्कुल खुले हैं। और नाम क्या है? राष्ट्रीय जनता दल। न तो वो राष्ट्रीय है, न तो जनता की पार्टी है, उसका चरित्र यही है। देखिए, भारतीय जनता दल जनता के हित में इनके चरित्र को बताना अपना फर्ज समझता है, अंजाम चाहे जो भी हो। और यदि ये बातें किसी को गलत लगती हैं तो सामने आकर के वो बहस करे, बिल्कुल, और भी अच्छे तरीके से जनता के सामने लाइव टेलीकास्ट के रूप में बने का वो किया जाएगा। तो और इसी तरह से जो है वो पश्चिम बंगाल की टीएमसी है, वो घोर सांप्रदायिक भी है। और जो चरित्र समाजवादी का है, जो चरित्र जो है वो आरजेडी का है, उन दोनों को मिला दीजिए, वही गुंडागर्दी जो है वो टीएमसी में है। तो ये देश के सबसे बड़े अभिशाप हैं। और ये सब नाम क्या लेंगे? सेकुलरिज्म। मुखौटा क्या पहनेंगे कि हम जो है सेकुलरिज्म या धर्म निरपेक्षता की रक्षा के लिए और सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए उनका एक बहुत रटा है, मैन्युफैक्चर्ड जो है एक जुमला उनका है। मैं जब सर्विस में था, ब्यूरोक्रेसी में ही था, यानी नौकरशाही जो कहते हैं, तो व्यक्तिगत रूप से भी इस तरह की बहुत चर्चाएं हुआ करती थी। और मुख्य बात इसी पर कि भारतीय समाज जो है, यानी हमारे संविधान लागू होने के बाद भी हमारे कितने संत और महात्माओं और हमारे देशभक्तों ने, हमारे शहीदों ने अपनी कुर्बानी, उनकी कुर्बानी देने के बाद भी हम जो है
इतने व्यक्तिगत स्वार्थी और माने देशभक्ति की भावना से, राष्ट्रभक्ति की भावना से बहुत दूर और बिखराव वाली स्थिति में अपने को विवश नहीं बल्कि वो उसमें अपना स्वार्थ सिद्धि यानी व्यक्तिगत स्वार्थ, और इसके बाद जो बिखराव वाली एक तो जो आदत पड़ी हुई है, और मैंने हमारे औसत जो है वो भारतीय भाई बहनों का व्यक्तिगत स्वार्थ के दलदल में फंसे होना, और दूसरे बिखराव वाली जो स्थिति है यानी जातिवाद, सांप्रदायिकता, भाषावाद, प्रांतवाद, क्षेत्रवाद, समूहवाद, इसमें भी फंसे रहना। और ये चीज़ें उनके द्वारा जनित नहीं है, ये स्वार्थी जो संगठन है उनको बराबर उसी में वो ढकेलते रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता दल कहता है कि देश को राहत के लिए और हमारे उस आवाम के राहत के लिए उस जातिवाद के दलदल से, उस व्यक्तिगत स्वार्थ के दलदल से बाहर निकलना पड़ेगा और देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति की भावना जो है वो यानी व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग करके लाना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह की बातें जब मैं सर्विस में था, नौकरी में था, अपने कुछ साथियों से जब इस तरह से करता था तो वो बोलते थे कि सिंह साहब, यदि जो इस देश में जातिवाद को ख़त्म करके, संप्रदायवाद को ख़त्म करके और जो प्रांतीय कट्टरता को ख़त्म करके जो एक कर दे, तो जो कि अब तक कोई नहीं कर सका है, कितने भी समाज सुधारक आए, कितने भी संत महात्मा आए, उन्होंने बहुत उपदेश दिया, बहुत रास्ता दिखाया, हमारे जो है अमर शहीदों ने अपनी जान तक दी, तब भी जो है इनकी मानसिकता पर कोई असर नहीं, बल्कि इनकी मानसिकता में गिरावट आती ही गई। लेकिन यदि कोई कर दे तो जो इतिहास में भी में कभी नहीं हुआ है और जो कि इस देश को ज़रूरत है वो काम होगा। देखिए, मैं किसी श्रेय की बात नहीं करता हूँ, लेकिन अनुभव जरूर हुआ कि भाई ये काम ऐतिहासिक रूप से बहुत ही कठिन काम है, लेकिन उतना ही वो जरूरी भी है। और कई बुजुर्गों ने कहा, कई बुजुर्ग मैंने वो राजनीतिक दल तो का पंजीकरण तो 5 साल हुआ, लेकिन 4-5 साल पहले से ही मतलब जब हमारी सर्विस यानी 2-1 साल रह गई थी, तब से ही लोगों के बीच में जाकर के इस तरह से मैंने भाषण करना, समझाना और उनकी बातें सुनना, ये कार्यक्रम चल रहा था। तो उनकी बातों से तो कुछ जो है बुजुर्ग किस्म के थे, मैंने बुजुर्ग किस्म के, और वो भी और हर एक मैंने जो समाज के तबके से हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले जो आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, हमारे सिख आस्था वाले आदरणीय भारतीय भाई बहनों का जो समाज है, हमारे इस्लाम आस्था वाले आदरणीय भारतीय भाई बहनों का समाज है, इनके बुजुर्ग जब हम ऐसी बात करते थे कि नहीं भाई इस बिखराव को दूर करना है, राष्ट्रभक्ति लानी है, देशभक्ति लानी है, उसके आधार पर एकता लानी है, ये बराबर मैं जो समझाने के लिए कई भाषण, स्पीच और ब्रेन स्टॉर्मिंग में करता था। तो कई बुजुर्ग जो कि 80-85 साल के जो इन बातों को सुनते थे, वो एक ही बात कहते थे कि देखो बेटा, ये काम तो बड़ा कठिन है, और कठिन इतना है कि हम नहीं कहते हैं कि ये असंभव, नामुमकिन है, लेकिन कठिन इतना है कि वो नामुमकिन के बहुत करीब है। तो हमारा उनसे बस एक नम्र निवेदन यही था कि दादाजी, ऐसा है कि आप ही जैसे महापुरुषों ने जो कि किसी उपदेश और किताबों में मिलता है, उससे ये सीख मिली है
कि जो काम अब पूरी आवाम की भलाई के लिए हो और जो काम से देश का हित सुरक्षित होता हो, वही काम करने योग्य है, चाहे वो काम कितना भी कठिन क्यों न हो, क्योंकि आसान काम सभी करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक बेटा करो, लेकिन ये काम इतना कठिन है कि लोग अपने स्वार्थों में उन बुजुर्ग माने भारतीय भाई लोगों ने बताया कि लोग व्यक्तिगत स्वार्थ में, जातिवाद व्यक्तिगत स्वार्थ का एक रूप है, संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता व्यक्तिगत स्वार्थ का दूसरा रूप है, भाषावाद भी व्यक्तिगत स्वार्थ का वो तीसरा रूप है। प्रांत और चूंकि भाषा के आधार पर जो वो गद्दार नेहरू प्रांत बनवाया था, तो प्रांतवाद या यूँ समझ लीजिए कि जातीय कट्टरता, सांप्रदायिक कट्टरता, भाषाई कट्टरता और जो है ये प्रांतिक कट्टरता, तो ये जो है यानी जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, ये व्यक्तिगत स्वार्थ साधने के अलग अलग तरीके हैं और उनके रूप हैं, और उन्हीं के आधार पर कट्टरता बनी हुई है, उसी के आधार पर आपसे ये नफरत भी फैलती है। तो उनसे एक निवेदन मैंने और कहा कि दादाजी ये काम कठिन तो है, लेकिन देश के लिए बहुत जरूरी भी है, और लेकिन इसको आसान करने वाले भी आप ही लोग हैं। यदि आप लोग यदि इस बात को ठान लेंगे, ये काम बहुत आसान भी हो जाएगा। इसी विश्वास के साथ अपने भारतीय भाई बहनों के बीच में मैं इस काम को लेकर, हालांकि लोग कहते हैं कि अरे आप नौकरी कर लिए, पेंशन मिल गई, और क्यों इस आफत में आप कूदे हैं। तो सवाल इस बात का है कि जब जन्म लिया है तो मृत्यु भी निश्चित है। ये शरीर को मिट्टी में मिल जाना ही है। तो जब तक सांस में सांस है, और जब ये पता लग गया कि इस देश का सबसे बड़ा कष्ट जो है भारतीय समाज में जो बिखराव है, तो बिखराव की चिंता मैंने इस बिखराव की चिंता किसी को नहीं है। वो भले वो दम भरते हो कि साहब बहुत जातिवाद फलाने, सवाल इस बात का है कि जो जातिवाद का नाम लेते हैं वही खुद जो है घोर जातिवादी भी हैं। ये भी समस्या है। कुछ कहते हैं कि वो जातिवाद का नाम भी लेंगे, और कुछ बहस कहें कि जातिवाद एक हकीकत भी है। तो जो कुछ भी हो सकता है कि कोशिश की जा रही है, लेकिन अब जो लग रहा है कि हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, खास करके हमारे पिछड़े भारतीय भाई बहन, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। यह बहुत ही सुखद, बहुत हर्ष का विषय है, बहुत ही उत्साहवर्धक है। लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, भारतीय एकता के रास्ते में जो बाधाएं हैं, उनसे भी सावधान रहने की जरूरत है। जैसा कि आप कहते हैं कि हमारा देश बहुत खूबसूरत है, मैं तो कहता हूँ हमारा देश भी खूबसूरत है, हमारे देश के लोग भी खूबसूरत हैं उन व्यवहार में, लेकिन चंद जो है वो कट्टरवादी तत्व हैं, जो कि सामंतशाही सोच के हैं, साम्राज्यवादी सोच के हैं। वो पूरे माहौल को जो है उसको गंदा कर रहे हैं, विषेद कर रहे हैं और जहरीला बना रहे हैं। इससे सावधान रहने की आवश्यकता है, और सावधानी नहीं, मन में ठाने कि इन प्रवृत्तियों को कुचलने की आवश्यकता है। अब इतने दिनों से 2.5 पौने 3 साल हो गए
2.5 साल हो गए इस यूट्यूब के संदेश के माध्यम से मैंने भारतीय एकता के लिए और भारतीयता आधारित राष्ट्रभक्ति के लिए जो संदेश विनती भारतीय आवाम ताकत दल कर रहा है, अपने भारतीय समाज के ये तबकों से लोग इसमें शरीक हो रहे हैं, इसको बल दे रहे हैं, इसको ताकत दे रहे हैं, इसको मजबूत बना रहे हैं। और उसमें सबसे सुखद और हर्ष का विषय ये है कि अभी भारतीय आवाम ताकत दल का संगठनात्मक ढांचा खड़ा नहीं हुआ, मन खड़ा कर रहा है। बगैर भारतीय आवाम ताकत दल के संगठन की भागीदारी के, बगैर उसके किसी कार्यकर्ता और पदाधिकारी की भागीदारी के हमारी आवाम खुद स्पॉन्टेनियसली जो है रैली निकाल रही है, लोगों को जवाब दे रही है और बिल्कुल मुखर होकर के भारतीय एकता के लिए वो खड़ी हो रही है। ये सबसे सुखद का विषय। और ऐसे यानी भारतीय भाई बहनों को जो कि अभी बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं, उनको भारतीय आवाम ताकत दल सलाम करता है, नतमस्तक। लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, जो कि भारतीय आवाम ताकत दल बराबर ये कहता है कि ये आपका ये जो जज्बा है भारतीय एकता का, उसकी सार्थकता तब साबित होगी जबकि ये सारी विघटनकारी ताकतों को आप ईवीएम मशीन पर, बैलेट बॉक्स पर या बूथ पर या मतपेटी पर आप उनको शून्य करेंगे। इससे कम जरा भी नहीं। और ये तो प्रेरणा जो है भारतीय आवाम ताकत दल ने हमारे अपने शहीद आजम भगत सिंह से ली है। ये सब काले अंग्रेज हैं। सफेद अंग्रेज तो चले गए, ये काले अंग्रेज उन सफेद अंग्रेजों से, हालांकि उन्हीं के चेले हैं, उन्हीं के शिष्य हैं, उन्हीं के शागिर्द और डिसाइपुल हैं, लेकिन उनसे बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो अंग्रेजों के ज़माने में तो जनता को अधिकार नहीं था, लेकिन ये हर्ष का विषय है कि आपके हाथ में एक मताधिकार का बिल्कुल अमोघ हथियार है, अमोघ अस्त्र है। उस हथियार से इन काले अंग्रेजों को समाप्त कर सकते हैं और आपको समाप्त करना है। यदि इन काले अंग्रेजों से निजात पानी है, स्वयं को, आवाम को और इस देश को, आपको फर्क नहीं करना है कि ये भारतीय जनता पार्टी है, तो ये कांग्रेस पार्टी है, जेएनपीसी है, तो समाजवादी पार्टी है, ये बहुजन समाज पार्टी है, तो ये आरजेडी है, तो ये टीएमसी है, तो ये एनसीपी है, ये शिवसेना है, ये अकाली है, टीडीपी है, डीएमके, ये सब के सब खतरनाक किस्म के काले अंग्रेज। इनको समाप्त करना ही होगा मतपेटी पर। तो आइए कुछ इनकी करतूतों के विषय में भी कुछ और भी जानकारी साझा करें। तालिबान चर्चाएं जो वो सुनने को मिल रही हैं कि तालिबान की बहुत चर्चा हो रही है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के मीडिया में, वहाँ के राजनीतिक क्षेत्र में, जनता में इस बात की बहुत बड़ी चिंता है कि यदि तालिबान और उसका सरिया जो कि वो अफगानिस्तान में चलाने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान में ला दिया तो पाकिस्तान अवाम का क्या होगा। यानी तालिबान के सरिया जो है हमारे पाकिस्तान के जो माने वो अवाम है, वो सोच करके बहुत ही चिंतित है, बहुत ही वो डरी हुई है। और इस तरह की चर्चाएं वहाँ चल रही कि यदि तालिबान हावी हो गया पाकिस्तान के ऊपर, हालांकि वो कई रूपों में चल रहा है उसका, एक टीटीपी, वो तालिबान तहरीक ऑफ पाकिस्तान, टीटीपी, तो इस टाइप से बात चल रही है।
तो जब पाकिस्तान में लोग इस तालिबान से वो सशंकित हैं, सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, लेकिन भारत में लोग जो है उस तालिबान के हमदर्दी दिखा रहे हैं, उसके समर्थन में खड़े हो रहे हैं। सवाल इस बात का है कि ये तालिबान, ये देखने की गौर करने की जरूरत है कि तालिबान कौन है। तालिबान अमेरिका की मदद से पाकिस्तान ने तालिबान को पैदा किया। पाकिस्तान कौन है? पाकिस्तान जो है ये क्रिएशन है, बच्चा किसका है? गद्दार जवाहरलाल नेहरू और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी का। कितने लोगों की मानसिकता, अब ये दो गद्दारों का ही ये उपज है पाकिस्तान। जरा कल्पना करिए कि यदि ये दोनों गद्दार पाकिस्तान न बनवाए होते तो तालिबान भी नहीं बनता, और भारत ही नहीं, पूरा विश्व, पूरी दुनिया कम से कम सुकून से रहती। तो पूरी दुनिया की क्या सुकून छीनने वाले जो है भारत का तो सुकून छीन ही लिया यानी इन दोनों गद्दारों ने। आज पाकिस्तान नहीं बनता, जरा समझ लीजिए, तो बांग्लादेश की भी समस्या नहीं होती, तालिबान भी नहीं होता। बांग्लादेश भी नहीं होता तो बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या जो दिन रात जो छाई रहती है कि ये करीब 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठी पूरे भारत में घुसे हुए हैं, और हर जगह के झुग्गी झोपड़ी में वो मिलते हैं। एनआरसी एक समस्या है जो कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण है। तो एनआरसी हुआ, सीए हुआ, और बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ, और फिर ये आतंकवाद पाकिस्तान का, ये भी नहीं होता। कश्मीर की कोई जब पाकिस्तान बनता ही नहीं तो कश्मीर की समस्या भी नहीं होती, और वहां से और कोई आतंकवाद भी नहीं होता। कश्मीर से हमारे जो कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले हमारे भारतीय भाई बहन जिस तरह से अपने ही देश में निकाले गए और वो शरणार्थी बन गए भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, वो भी नहीं होता। लेकिन इन सारी समस्याओं को ये समझने के लिए कि ये सब के सब जो है गद्दार जवाहरलाल नेहरू, अब गद्दार शब्द यदि समझ में नहीं आता है क्योंकि गद्दार का इस्तेमाल कुछ और लोग जो है और बातों के लिए करते हैं, मानी जो उनके ग्रुप के साथ वफादारी न करे उनको गद्दार वो बोल लेते हैं। लेकिन भारतीय जनता दल सिर्फ उसी को गद्दार कहता है, और उसी को उसी रूप में समझा भी जाना चाहिए जो इस मुल्क के साथ, जो इस देश के साथ गद्दारी करता है। तो बेहतर है कि वो अब समझाने के लिए भारत द्रोही ये दोनों यानी घोर भारत द्रोही ये जवाहरलाल नेहरू और मोहनदास करमचंद गांधी, इन्हीं के कारण जो है जो पाकिस्तान बना, सारी समस्याएं। और जरा कल्पना करिए कि सन 47 के पहले वो पाकिस्तान का पूरा हिस्सा सब भारत ही तो था ना, सब लोग एक साथ में ही थे, और सब लोग अंग्रेजों के खिलाफ जो है मिल के लड़े थे, कंधे से कंधा मिलाकर वो लड़े थे। लेकिन आज देखिए पाकिस्तान में जो जहरीला वातावरण है सिर्फ भारत के खिलाफ,
दुनिया में मैं किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, सिर्फ भारत के खिलाफ वो जहरीली मानसिकता। क्या समझते हैं कि ये जहरीली मानसिकता सिर्फ जो है वो पाकिस्तान बनने के बाद और पाकिस्तान के लोगों ने पता किया है? ये निश्चित रूप से जहरीली मानसिकता वो आयातित है पाकिस्तान में। जो पश्चिमी जो देश हैं, खासकर यूरोप और अमेरिका, उन्होंने पाकिस्तान के लोगों में भारत के खिलाफ काफ़ी जहर भरा, और अमेरिका तो खुले रूप में हथियार भी देता रहा, पैसे भी देता रहा भारत के खिलाफ लड़ने के लिए। आज भी तालिबान के नाम पर जो वहाँ का अमेरिका में जो बौद्धिक वर्ग है, जो उसकी मानसिकता है, जो वहाँ का मीडिया है, तालिबान कितना क्रूर है और कितना वो कितना क्रूर है और कितना निर्मम है, कितना खूंखार किस्म का आतंकवादी है वैश्विक, इस पर एक शब्द नहीं बोला जा रहा है। और इसकी गोष्ठी हो रही है, इसके कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, इसका और इस पर तमाम वो चर्चाएं हो रही है हिंदू आतंकवाद पर। तो समझ जाइए कि अमेरिका की क्या मानसिकता है। तो वही मानसिकता, पश्चिमी देशों की वही मानसिकता उन्हें पाकिस्तान में रहने वाले पूरा वो जो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट का बिल्कुल भारत के खिलाफ एंटी भारत का पूरा जहर जो है भरा, और वो जहर जो है ये उनके हित में है। और अब ये जहर कैसे जाएगा, या तो पाकिस्तान पूरा नष्ट हो जाए, या आवाम के दिल से जो है वो जहर निकालना जो है वो कितना मुश्किल है। लेकिन है बिल्कुल भारत से बिल्कुल नफरत। इन बातों पर मत जाइए कि वहाँ से कुछ कलाकार आकर के बॉलीवुड में कुछ अपना पैसा कमाते हैं, उनसे उसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मोटी जो है भारत के खिलाफ एक नफरत है। लेकिन वो नफरत पाकिस्तान के लोगों के द्वारा नहीं, बल्कि पश्चिमी देशों ने जो उनके दिमाग में जो पॉइजन किया उससे काफ़ी असर है। तो ये सारी बातें ये दोनों गद्दार जानते थे कि यदि ये कोई टुकड़ा, और यही नहीं, मैं समझता हूँ कि यदि भारत से कोई और जो टुकड़ा वो निकालने के बाद, कभी खालिस्तानी बोलते हैं कि हमको वो पंजाब को निकाल देंगे, वो जो कट्टरवादी जो LTT टाइप के हैं हम तमिलनाडु को निकाल देंगे। जो भी टुकड़ा वो निकलेगा उसको भी यही जो पश्चिम की मानसिकता जो है, भारत माने वो पड़ोसी की तरह, यानी रहने के लिए नहीं, सख्त जो है वो भारत के खिलाफ, और भारत को हमेशा चाकू चलाने के लिए वो सब इस्तेमाल करेंगे। इस चीज़ को हर एक भारतीय भाई बहन को वो समझना पड़ेगा। खासकर मैंने बताया ना कि इसमें ये जो 3 प्रांत हैं, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पंजाब, इसमें कुछ ऐसे तत्व हैं कि हमेशा बोलते हैं कि पंजाब को भारत से अलग कर दो, तमिलनाडु को भारत से अलग कर दो, इसको जो है वो पश्चिम बंगाल को भारत से अलग करके या बृहद बंगाल, इस टाइप से मानसिकता काम करती है कुछ तत्वों में। तो खैर कोई बात नहीं है, इस सब का इलाज जो है वो हमारे देश का जो भारतीय संविधान है, इसमें कुछ चिंता की बात नहीं है। लेकिन उस नफरत का परकुलेशन हमारे देश में भी देखने को मिलता है। हमारे वही, और वो नफरत जो है पूरी आवाम में नहीं है, कट्टरवादी तत्व हमारे, अब इसी को समझने की आवश्यकता है कि पूरी आवाम में नहीं है। ये कट्टरवादी तत्व जो है, ये नफरत फैलाने का, मैंने उनकी गतिविधि हमेशा वो जारी रहती है। अब खास करके जो हिंदू सनातन में जो कट्टरवादी तत्व हैं, भारतीय जनता दल को पूरी आशंका ने पूरा इस बात के लिए वो काफ़ी वो इस बात पर आश्वस्त है कि हिंदू सनातन में जो कट्टरवादी तत्व हमेशा वो फैलाते रहते हैं। कभी बोलते हैं कि भाई कि वो हिंदू बड़े खतरे में है, गजवा हिंद आ जाएगा, दारुल इस्लाम आ जाएगा,
और वो तमाम उनके खिलाफ वो बातें जो बोलते रहते हैं। इस साजिश के पीछे जो उनकी मंशा है, ये जो जवाहरलाल नेहरू गद्दार है, इसकी गद्दारी को छिपाने के लिए सिर्फ कि इस नेहरू को गद्दार न माना जाए, उसको और वो गद्दार के रूप में बेनकाब ना हो। एक जो हिंदू सनातन में जो कट्टरवादी तत्व हैं तमाम जो है वो और अपने को दिखाते हैं कि वो हिंदू सनातन के रक्षक हैं। वो हिंदू सनातन के रक्षक हो नहीं सकते और हमेशा जो है इस्लाम आस्था वाले और अक्सर जो है पूरे समाज को लपेटते हुए हमेशा वो कहते रहते हैं और उनका वर्णन करना कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन उनको बड़े सावधानी से जरा पढ़िए। और उसी प्रकार जो है इस्लाम आस्था वाले जो भारतीय भाई बहनों में हैं, उनमें जो है ऐसे तत्व हैं जो कि तालिबान ऐसा वहशी और जानवर और खूंखार, निर्मम, हत्यारा और क्रूर वैश्विक आतंकवादी में ये तो जो है वो इस्लाम वो ढूंढ रहे हैं उसमें, क्योंकि वो इस्लाम है उसमें। जरा देखिए ना, फिर से मैं इसको कह रहा हूँ कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन में कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि जो तालिबान है, जो कि वहशी है, जानवर है, इतना क्रूर है, इतना निर्मम है, खूंखार आतंकवादी है, वैश्विक आतंकवादी है, बिल्कुल जानवर टाइप का है। उसमें ये तत्व जो है वो इस्लाम ढूंढ रहे हैं। यही वो तत्व हैं कि जिनकी गतिविधियों को कुचलने की आवश्यकता है। इनसे सावधान है, नहीं, इनको कुचलने की आवश्यकता है। तो बात इतनी साधारण भी नहीं है। जहां एक और हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन के कट्टरवादी तत्व जो है बराबर ये मैंने खास करके हिंदू सनातन आस्था वाले आदरणीय भारतीय भाई बहनों का जो तबका पूरा, उसको दिमागी रूप से उलझाए रहते हैं ताकि नेहरू कितना बड़ा देश के खिलाफ गद्दार है, जो मोहनदास करमचंद गांधी यानी इन सब ने क्या क्या गद्दारियाँ की हैं, इसकी ओर से ध्यान भटकाने के लिए हमेशा जो दिमागी रूप से उनको वो उलझाए रहते हैं। ये सबसे बड़ा एक साजिश चल रही है। वो मुगलों को आक्रांता फलाने ठिकाने, आगे आने वाले एपिसोड में हम बताएंगे भाई कि मुगलों ने भी किस तरह से इस देश को एक करने के लिए मानवता को सम्मान देने के लिए जो है उन शासकों ने क्या क्या नहीं किया, पूरी बात जो है वो बतानी पड़ेगी। जिस प्रकार जो है हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन समाज ने जो है पूरी मानवता के लिए काम किया है, उसी प्रकार जो है वो मुगलों ने भी जो है यानी मानवता को सम्मान देने के लिए और एकता के लिए जो है वो बहुत काम किया है और शासन प्रशासन का मॉडल दिया हुआ है। लेकिन ये कट्टरवादी तत्व आक्रांता, वो धर्म जो है वो परिवर्तन करा दिया, कत्लेआम कर दिया, इसी तरह की नफरत जो है वो फैलाते हैं। वहीं दूसरी ओर इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में जो उनका बौद्धिक वर्ग है, कौन बौद्धिक वर्ग, जो कि जामिया मिलिया जो विश्वविद्यालय है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, नदवा जो है वो कोई शिक्षण संस्थान है लखनऊ का, देवबंद है, इस टाइप से उसमें जो बौद्धिक वर्ग है वह भी माने ये कितनी खतरनाक जो है ये जवाहरलाल नेहरू माने कितने खतरनाक माने जो है भारत द्रोही और देश के गद्दार
गद्दार थे। ये दोनों माने भारतद्रोही जवाहरलाल नेहरू और भारतद्रोही ये मोहनदास करमचंद गांधी उस पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। ये इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के ये तबके। देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वो जिन्ना साहब की फोटो है। वहाँ के बौद्धिक वर्ग का इतना भी नैतिक साहस नहीं होता कि भाई जिन्ना साहब की फोटो जो है बिल्कुल डिजर्व करती है। इतना भी उनको नैतिक साहस नहीं होता। भाई जिस समय मैंने 1947 में सत्ता की छीना झपटी हो रही थी, नेहरू को तो कांग्रेस में भी कोई भी नहीं चाह रहा था। उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में एक भी कांग्रेसी नहीं था। उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में एक भी भारत के अंदर भी नहीं था। और ये बताना बहुत आवश्यक है कि जब मैं पढ़ रहा था करीब वो इंटरमीडिएट वगैरह में, ये हमको भी हमको दिमाग नहीं बात पच रही थी कि वो ये कैसी आज़ादी है जिसमें कि देश बट रहा है और 25 से 30 लाख लोगों की जान जा रही, 3 करोड़ से ऊपर लोगों के घर उजड़ रहे हैं। तो हम जो है, मेरी उम्र जो है वो 18-19 वर्ष की थी, लेकिन मैं जिनकी उम्र वो बुजुर्ग थे उस समय करीब 70 के दशक में, तो जिनकी उम्र थी 70, 72, 75, 80 के आसपास, मैं उनसे पूछता था कि भाई बताइए बात क्या थी। और काफ़ी लोगों से मैंने जानकारी की और व्यक्तिगत रूप से जानकारी की। तो पूरा वो कह रहे थे पूरा देश जो है इस पक्ष में था कि प्रधानमंत्री इस देश का इस संकट के दौर में जिन्ना को ही बनना चाहिए। यह पूरे देश को जानना चाहिए कि उस तत्कालीन भारत के अवाम जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में थी। कांग्रेस जो है सरदार पटेल को बनाने के पक्ष में थी। इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में न तो कांग्रेस थी न तो भारत की अवाम थी। उसको उसके हाथ में सत्ता दिलाने की साजिश सिर्फ दो ही कर रहे थे, एक जो है वो गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और दूसरा जो है वो माउंटबेटन। यह देश को जानना चाहिए। लेकिन इतनी सी भी बात जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो बौद्धिक वर्ग है, इतना भी उसको वो नैतिक साहस नहीं होता कि भाई कि जिन्ना साहब जो है वो पात्रता रखते थे उसमें देश के प्रधानमंत्री बनने का। जिन्ना साहब की बस एक ही गलती थी कि जब वो देश के प्रधानमंत्री पद का दावा किए थे तो भारत के एक टुकड़े पर कैसे वो शांत हो गए, ये सबसे बड़ा सवाल। और ये अपराध की सजा जो है वो पाकिस्तान भी भुगत रहा है और भारत तो भुगत रहा ही है। ये बहुत बड़ी गलती है। तो जिन्ना साहब की जो कि एक टुकड़े पर वो शांत हो गए। तो उस जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में कोई नहीं था, न तो कांग्रेस न तो भारत की अवाम। कैसे इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने कांग्रेस को दबाव में डाल करके भारत के बांटने का, भारत बंटवारे का इसने प्रस्ताव पास कर दिया। तो कांग्रेस ने फॉर्मली औपचारिक रूप से देश को बांटने का प्रस्ताव पास किया हुआ है। ये सारे पूरी अवाम, हमारे देश के अवाम, हमारे देश के लोग, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इन कांग्रेसियों से, इन जेएनपीसी वालों से, राहुल से, प्रियंका से, सोनिया से, तो हम उनके चमचों से सवाल पूछें कि जब तुमने खुद जो है जो देश बांटने का प्रस्ताव पास किया हुआ है, तो फिर इसका इल्जाम किसी और के मते पर कैसे मर सकते हो। और यही बात जो है इन बीजेपी वालों से भी कि जब जो है कांग्रेस खुद जो है देश को बांटने का प्रस्ताव जो है फॉर्मली औपचारिक रूप से पास कर चुकी है, तो फिर जो है वो
वो जिन्ना साहब को तो फिर जिन्ना साहब के जिम्मे जो है इसका इल्जाम वो क्यों मरते हो और क्यों इस तरह से वो हवा बनाते हो? ये आतंकवादियों की सेना को ये जी न्यूज़ वाला बोलता है कि जिन्ना की सेना। समझा यही जाना चाहिए कि जो आतंकवादी हैं वो जिन्ना की नहीं, गद्दार नेहरू की सेना है। जी न्यूज़ ये समझ ले कि आइंदा से वो दिखाएगा तो बिल्कुल वो उसको रास्ता दिखाएगा, उंगली दिखाएगा, समझाएगा कि ये सारे आतंकवादी जिन्ना की सेना नहीं है, ये नेहरू की सेना है। जितने ये फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, मुफ्ती महमूद, मुफ्ती जो महबूबा मुफ्ती जो है, सब के सब जो है ये गद्दार नेहरू की ब्रिगेड हैं। जितने भी आतंकवादी अलगाववादी पैदा हुए कश्मीर में वो गद्दार नेहरू की ब्रिगेड हैं। ये पूरे देश को जानना चाहिए। तो जैसे भी हो, भारतीय एकता लानी है। भारतीयता के आधार पर सभी भारतीय भाई बहनों को एक साथ करना है, उनको ताकतवर बनाना है और उस ताकत का इस्तेमाल इन सारे काले अंग्रेज को, बीजेपी, जीएनपीसी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट और सभी आरजेडी, टीएमसी, जेडीयू, समाजवादी पार्टी और शिवसेना और अकाली, एनसीपी, टीडीपी, डीएमके सबको नष्ट में नाबूद वो मत पेटी पर, ईवीएम मशीन पर। और तो इसी नहीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।